एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 21। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे वैदिक पीरियड। ठीक है। हिस्ट्री में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बाद आज जो आपके बीच सेकेंड चैप्टर है वो है वैदिक पीरियड, जो हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंक, एसएससी में, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक पीरियड को। और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में देखा था, लगभग 2500 बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1700 बीसी तक के टाइम पीरियड को देख चुका है। ठीक है। और हम लोग वैदिक पीरियड में जो समय देखेंगे वो आपका 1500 से लेकर के 600 बीसी तक देखेंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा दोनों के कॉन्सेप्ट को लेकर के कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 1700 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में ख़त्म हो जाती है और वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व में शुरू होता है, तो इसके बीच का जो 200 साल है वो कहाँ गया? तो दोस्तों, इस 200 साल का हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। ठीक है। ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 सालों तक यहाँ कोई विस्तृत सभ्यता नहीं थी और 1500 ईसा पूर्व में जो है वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वैदिक काल को, जिससे बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैदिक सभ्यता को समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। पहला जो इसका पार्ट होगा वो होगा आपका पूर्व वैदिक काल। इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक। दूसरा इसको देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर के 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को देखेंगे। उत्तर पूर्व वैदिक काल जो होता है इसमें हम लोग बेसिकली ऋग्वेद को देखते हैं और उत्तर वैदिक काल में बाकी सारे वेदों को देखते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं वैदिक काल के। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? तो वेद वेद जो वर्ड है ना, वैदिक वैदिक शब्द का मतलब होता है वेद और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो समय है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय, इस समय के इतिहास की जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सभी जानकारी वेदों के माध्यम से पता चलता है। मतलब इस समय वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी और वेदों की सहायता से हमें इस समय के समाज, राजनीतिक, धार्मिक सारी स्थितियों का पता चलता है। मतलब उस समय के इतिहास का पता चलता है, इसलिए उस समय के इतिहास को वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक शब्द का मतलब क्या होता है? वेद। वैदिक जो सभ्यता है ये कहीं ना कहीं वेदों पर डिपेंडेंट है। वेदों की जो रचना हुई है इसी के आधार पर हम लोग वैदिक सभ्यता की अनुमान लगाते हैं। तो वैदिक शब्द वेद से निकला है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को एक सुसंगठित व्यवस्था, सुसंगठित समाज बनाया था, वो क्या थे? आर्य लोग थे। ठीक है। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। और ये आर्य जो है एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, सर्वोच्च होता है। तो जब हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो इतिहासकारों में इसके बीच मतभेद रहता है और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि जो आर्य लोग थे वो आए कहाँ से थे, कहाँ के थे ये लोग। ठीक है। तो विभिन्न इतिहासकारों के इसमें अपना अपना अलग अलग मत रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो मत है हमारे बीच वो है मैक्स मूलर साहब का। मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे भारत। मध्य एशिया से भारत आए थे। ये जो मत है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मत है। मतलब सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने, सबसे ज़्यादा विद्वानों ने यही माना है कि जो आर्य लोग थे वो आपका मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद दूसरा मत है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का कहना है कि जो आर्य लोग थे वो तिब्बत के क्षेत्र से भारत में आए थे। तिब्बत कहाँ पड़ता है? तो आप देखे होंगे कि भारत और चाइना के बीच का जो रीजन है बगल वाला, उसको हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स का मानना है कि जो आर्य लोग थे वो यूरोप से आए थे। ठीक है, यूरोप से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि नॉर्थ पोल जो है हमारा, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र से आर्य लोग यहाँ पर आए थे। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र है। ठीक है। तो आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे इस तरह से, अगर मान लीजिए कि ये ग्लोब है हम लोग का, तो ग्लोब का जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है। तो यहाँ से इनका कहना था कि जो आर्य लोग थे वो आए थे इधर इंडिया के क्षेत्र में। ठीक है। फिर आते हैं लास्ट में हमारे अविनाश चंद्र साहब। अविनाश चंद्र साहब एक इंडियन है और इनका कहना है कि हालांकि और भी इंडियन है ऊपर में हमारे, तो अविनाश चंद्र जी का कहना था कि ये जो आर्य लोग थे वो सप्त सिंध क्षेत्र से आए थे, सैंधव प्रदेश से। ठीक है। सप्त सिंध क्षेत्र क्या है? तो आप अगर इंडिया की मैप को देखेंगे इस तरह से, ठीक है, सपोज,
तो यहाँ जो हमारा रीजन है, ये आपका सिंधु नदी वाला पूरा जो रीजन है यहाँ पर, इसमें आपका पाकिस्तान पड़ता है, इधर यहाँ आपका अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त सिंध क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 7 नदियाँ आती है, जिसमें आपको पता होगा सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ 5 ऐसे ही हो जाती है। उसके बाद सरस्वती नदी है। और तो ये ओरिजिन की बात थी, जिसमें जो सर्वाधिक माना गया है वो क्या है कि जो मैक्स मुलर साहब का मानना है कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे। और एग्जाम्स में जब इससे क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या मारते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया के वो लोग रहने वाले थे, ठीक है। इसके बाद सवाल उठता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब इस समय में जो भी साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई उसके माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है इस समय के जो चीज़ें खुदाई करके हमें प्राप्त हुई है उनको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें साहित्यिक स्रोत ही है। साहित्यिक स्रोत में क्या हुआ था कि इस समय वेदों की रचना हुई थी, जो वेद आप पढ़ते हैं उसकी रचना इसी समय हुई थी। और वेदों की रचना होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा था। तो सबसे पहला जो वेद है हम लोग का वो क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आज तक एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो ऋग्वेद है। और इसी वेद के आधार पर जो हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, इसको जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो होगा हम लोग का वो होगा पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और बाकी जो वेद है उसके आधार पर जो रचनाएं हुई है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसके जो रचयिता थे, ऋग्वेद के रचयिता कौन थे तो वो कृष्णद्वैपायन और वेदव्यास थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, मंडल का मतलब अध्याय होता है। इसमें 1028 मंत्रों की श्लोक लिखी गई है। और इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, पहले इसमें 2 से 7 मंडल थे। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गायत्री मंत्र जो है कौन से वेद से ली गई है तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र ने लिखा है। और कौन से मंडल में है तो तीसरे मंडल में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा था। दूसरा क्वेश्चन कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है, दशराज युद्ध का वर्णन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम वनस्पतियों के देवता हुआ करते थे इस टाइम पे, ठीक है। और 10वां जो मंडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद का, क्योंकि इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, यहीं से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार 4 वर्ण थे उस समय के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जातियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि लोगों के अपने पोटेंशियल, अपने कैपेसिटी पर डिपेंडेंट थी। कि अगर किसी को युद्ध करने का तरीका अच्छा से आता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है, अगर किसी को पूजा पाठ करने के लिए अच्छा से आता है तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं, ठीक है। मतलब लोगों पर ज़बरदस्ती वर्ण व्यवस्था को थोपा नहीं जाता था, बल्कि उनके कैपेबिलिटी के आधार पर उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाता था, ठीक है। तो हम लोगों ने जो देखा अभी तक वो देखा कि वैदिक सभ्यता का बेसिकली हम लोग देखें कि इसका बेसिक जानकारी क्या है, वैदिक सभ्यता का मतलब क्या होता है, कितने टाइम पीरियड तक इसको हम लोग पढ़ते हैं, 1500 से लेकर के 600 BC तक पढ़ते हैं। फिर हम लोग ने देखा इसके ओरिजिन को देखें कि वैदिक जो लोग थे, आर्य लोग, वो कहाँ से आए हुए थे। फिर देखें हम लोग इसके जानकारी का स्रोत क्या है। तो जानकारी के स्रोत में हमने पहला देखा अभी साहित्यिक स्रोत, और इसमें हम लोग ऋग्वेद की चर्चा किए हैं। तो बाकी वेदों की आइए चर्चा करते हैं। दूसरा वेद जो हम लोग का वो क्या है, सामवेद है। सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है, क्योंकि गाने की संगीत के जो भी एलिमेंट्स है वो कहाँ पाए गए हैं, सामवेद में पाए गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस सामवेद को संगीतों का जनक भी कहा जाता है। फिर यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ की जो विधियाँ होती है, जो भी यज्ञ करने के नियम कानून है, ठीक है, नियमों का वर्णन है, ये यजुर्वेद में किया गया है। इसके साथ ही इसका जो खास बात है यजुर्वेद का वो ये है कि यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा गया है, ठीक है। गद्य और पद्य का मतलब होता है प्रोज और पोएट्री, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का अथर्ववेद, जो एक बहुत ही सबसे श्रेष्ठ वेद इसको बोला गया है अथर्ववेद को। और अथर्ववेद में जो जानकारियाँ दी गई है ना, वो जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, इस तरह की जानकारियाँ अथर्ववेद में दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पूछते हैं कि
अथर्ववेद में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों की चर्चा की गई है? यज्ञ की विधियों की, जादू टोना की, संगीतों का, या फिर मंत्रों का? तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से एमसीक्यू। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पोर्शन हम लोग का है कि जो चारों वेद है इनके जो उद्गाता है, ठीक है, मतलब इनका जो उच्चारण करने वाले हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वालों को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। सामवेद के उच्चारण करने वाला को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को अध्वर्यु कहते हैं। और अथर्ववेद के उच्चारण करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी वेदों के अपने अपने उपवेद हैं, ठीक है, उनके उपवेदों की भी रचना की गई है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद कहते हैं। इसी के साथ उपनिषदों की भी रचना की गई है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जितने भी साहित्यिक ग्रंथ आपको दिखते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद, उपनिषद, वेदांग जो भी दिखते हैं ये सारे उत्तर वैदिक कालीन साहित्य को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी वेदों के अपने अपने उपनिषद है। जैसे कि ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो क्या है? कौशितकी और ऐत्रेय है। हमने ये क्वेश्चन देखा है, पूछा हुआ कि क्वेश्चन पूछता है कि ऐत्रेय जो उपनिषद है वो कौन से वेद की है? तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो कौशितकी और ऐत्रेय है। सामवेद में केन और छांदोग्य है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और मैत्रेयनी है। सिर्फ और भी इसके उपनिषद, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो आपका मुंडक है, प्रश्न है और मांडुक्य उपनिषद है अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आरण्यक की। तो आरण्यक ऋग्वेद का जो उपनिषद है ना वही उसका क्या है? आरण्यक है, मतलब सेम चीज़ है। उसके बाद सामवेद में जैमिनीय और छांदोग्य, ये दो आरण्यक है सामवेद का। यजुर्वेद का भी दो आरण्यक है, तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया साहित्यिक स्रोत का। वैदिक सभ्यता की जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में हमने चर्चा किया चारों वेदों का। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत का कि खुदाई की गई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पर वैदिक सभ्यता की, समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में बात करते हैं हम लोग बुगाज़कोई अभिलेख का, जो इम्पोर्टेंट है। बुगाज़कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, बीसी का है, और इसमें 4 देवताओं का वर्णन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और यही 4 देवता वैदिक सभ्यता के लोगों का भारत में भी इम्पोर्टेंस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लोग थे इनका जैसा मानना यहाँ पर था ऐसा ही अभिलेख बुगाज़कोई अभिलेख के मध्य एशिया में मिलने के कारण इन्होंने अनुमान लगाया कि ये लोग जो थे वहाँ से आए हुए थे। और भी बहुत सारे अनुमान इसके आधार पर लगाए गए हैं। इनके धार्मिक गतिविधियों की अनुमान इससे लगाई गई है, इनके देवताओं की मान्यता के कारण। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जिसको हम लोग मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांड के जो लाल चित्रित धूसर मृदभांड होते थे, तो इनके आधार पर जो है इनकी कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है कि वो कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे, वो खाना किन में बनाते थे, किस में रखा करते थे चीज़ों को इकट्ठा करके, कौन सी मिट्टियों के बर्तन बनाते थे, उनके कलरफुल लाइफ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों को चर्चा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। उसके बाद कुछ अन्य रचनाएं भी रही है वैदिक सभ्यता की, जैसे कि वेदांग जो है वो 6 वेदांग है। उपनिषद 108 है। उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उपनिषद जो वर्ड है इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करने में जो भी चर्चाएं होती है उनको कहाँ लिखा गया है? उपनिषद में लिखा गया है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। इसमें सबसे पुराना पुराण कौन है? सबसे जो प्राचीन है वो आपका क्या है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं क्योंकि ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 है और इसके पार्ट 2 में हम लोग पूरी अच्छी तरह से वैदिक सभ्यता का जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। और मतलब वैदिक सभ्यता के जो 2 भागों में हमने बांट करके पढ़ने के लिए खोजा है, उसको जो पहला जो हम लोग का पार्ट होगा जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अगर किसी भी सभ्यता को हमें समझना है, किसी की संस्कृति को हमें समझना है, किसी के इतिहास को हमें समझना है, तो उस काल की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 1500 से लेकर के 1000 बीसी को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं और 1000 से लेकर के 600 बीसी को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के सारे डायमेंशंस को हम लोग समझेंगे।
वैदिक सभ्यता के वीडियो पार्ट 2 में, और उत्तर वैदिक काल के सारी विशेषताओं को हम लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 वीडियो में समझेंगे, मैं जो बनाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता को 3 वीडियो में, जो छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगे, उस बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, सारे डायमेंशंस को कवर करके हम लोग कवर करेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं खुद के लिए नोट्स बना रहा हूँ, और एक ही इसमें मेरा जो प्लान है वो यही है कि जब एक बार पढ़ लिए किसी चीज़ को, तो उससे जो क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में जो हम लोग अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमारे नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक बातें हैं वैदिक सभ्यता की जो छूट गई है, उनको चर्चा करते हैं हम लोग। वेद कितने हैं? वो 4 वेद है, आपको मैंने बताया दिया। सबसे पुराना वेद क्या है? वो ऋग्वेद है, सबसे पहला ऋग्वेद है। आप क्रम में याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व की गई है, मतलब 1500 ईसा पूर्व की गई है, ठीक है, क्योंकि 2000 ईस्वी हम लोग का अभी चल रहा है। ऋग्वेद में जो देवताओं का उल्लेख किया गया है ना, उसमें अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्धों के देवता माना गया है बेसिकली, और सोम जो है वनस्पतियों के देवता थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी है, ठीक है। और सबसे अधिक पवित्र नदी की बात करेंगे तो वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। ये एनसीईआरटी के बुक में जो है मैंने वैदिक सभ्यता के जो भी नोट्स तैयार किए हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक दो बुक्स से नहीं, बल्कि एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 6 में चैप्टर 5 है शायद, उसमें वैदिक सभ्यता का जिक्र किया गया है। और क्लास 11 का एनसीईआरटी में, क्लास 11 का जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें जिक्र किया गया है वैदिक सभ्यता का, ठीक है। तो एनसीईआरटी को साथ लेकर के और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है 2-3 उनको ध्यान में रख करके नोट्स तैयार की जाती है। और वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से। इनके कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन में ये सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, वो लोग क्या खाते पीते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि आर्यों का जो वैदिक सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो उनका पशुचारण था, ठीक है। इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो लोग पीते थे, क्या था? वो सोमरस होता है। सोमरस क्या था ना, एक वनस्पति, किसी पार्टिकुलर पेड़ पौधा से, वनस्पतियों से उनका वो रस निकालते थे, उसको हम लोग सोमरस उनको कहा करते थे, ठीक है। देवताएं थे कुछ उनकी अपनी, जो उनकी मान्यताएं रही थी, और उनमें कुछ शक्तियां निहित थे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इंद्र। इंद्र जो देवता थे आर्यों के, वो वर्षा के देवता थे। वरुण जल का देवता उन्होंने माना है, मारुत को आंधी का देवता, और सोम को वनस्पतियों का देवता आर्यों के द्वारा माना गया है। तो ये आर्यो वैदिक सभ्यता का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक रूपरेखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक की है, इसमें कौन लोग थे, किन के बारे में हमें जाननी है। आर्यों के बारे में जानना है, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्य के जानकारी का स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग वेदों के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। और अब हम लोग जो इसमें जानना है वैदिक सभ्यता के बारे में, जिससे बहुत सारे एग्जाम्स में, और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो यही जानना है हम लोगों को कि जो वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, कि वैदिक लोगों का सामाजिक स्थिति कैसा था। इसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सामाजिक स्थिति में उनका रहन सहन कैसे थे, परिवार में रहते थे, घर उनके कैसे थे, खाने पीने का चीज़ क्या था उनका, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उनके आर्थिक स्थिति क्या थी, जिसमें हम लोग उनके ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे, ठीक है। उनका पशुपालन, कृषि जो भी वो लोग करते थे, उन सब डायमेंशंस को कवर करेंगे। उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, इसमें हम लोग उसके सारे रिलीजियस एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और फिर उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, मतलब उन लोगों ने कैसे अपने समाज को चलाया, इस चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसी तरह से हम लोग पूर्व वैदिक काल के सारे वैदिक सभ्यता के वीडियो पार्ट 2 में, और उत्तर वैदिक काल अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, वैदिक काल पार्ट 3, ठीक है। तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में वैदिक सभ्यता को बहुत ही सारे डायमेंशंस को कवर करके, एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उन सबसे कवर करके एक शॉर्ट नोट्स बना करके हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ बने रहिए। और जो भी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी जैसे स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं सभी चीज़ों को केंद्र में रख करके मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि खुद भी उसकी तैयारी चल रही है। और बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए स्टडी 21 के साथ। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।